मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रोहित स्टडी पॉइंट चैनल में। तो बच्चों आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है 8th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर पहला। तो पहला प्रश्न है बच्चों, आप सभी बच्चे कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे। जो भी प्रश्न में डाउट हो साथ ही नोट करते हुए चलेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, मोमबत्ती में मोम किस रूप में जलता है बच्चों? तो आप सभी जानते हैं मोमबत्ती में मोम वाष्प के रूप में जलता है बच्चों। किस रूप में जलता है? वाष्प के रूप में जलता है। जी हाँ, मोमबत्ती में मोम किस रूप में जलता है बच्चों? वाष्प के रूप में जलता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, आगे चलते हैं। बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होता है? बारूद में क्या पाया जाता है बच्चों? बारूद में क्या पाया जाता है बच्चों? तो सल्फर पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? सल्फर। सल्फर का संकेत क्या होता है? एस से सूचित करते हैं बच्चों। और इसका परमाणु संख्या होता है सल्फर का 16 होता है। जी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3, घर में आग लग जाने पर आप क्या करेंगे? तो घर में आग लग जाने पर बच्चों फायर ब्रिगेडियर को फ़ोन करेंगे। घर में आग लग जाने के बाद फायर ब्रिगेडियर को क्या करेंगे बच्चों? हम लोग फ़ोन करेंगे। जी, घर में आग लग जाने के बाद फायर ब्रिगेडियर को फ़ोन करेंगे, यानी अग्निशामक यंत्र से आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन दहन के लिए आवश्यक नहीं है? दहन के लिए कौन आवश्यक नहीं है बच्चों? तो दहन के लिए दाह्य पदार्थ में तुरंत आग पकड़ने की प्रवृत्ति ये आवश्यक नहीं है बच्चों। जी हाँ। निम्न में से कौन दहन के लिए आवश्यक नहीं है? तो दाह्य पदार्थ में तुरंत आग पकड़ने की प्रवृत्ति ये आवश्यक नहीं है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5, माचिस की तीली के सिरे पर निम्न में से कौन सा पदार्थ लगा रहता है बच्चों? तो माचिस के सिरे के तीली पर रसायन पोटेशियम क्लोरेट का लेप लगा रहता है बच्चों। रसायन पोटेशियम क्लोरेट। जी हाँ। तो प्रश्न नंबर आंसर हो जाएगा आपका बी, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। जी, रसायन पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है बच्चों। क्या लगा रहता है? रसायन पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। माचिस के तीली के सिरे पर रसायन पोटेशियम क्लोराइड, या फिर बोल लीजिए आप एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है बच्चों। जी। और माचिस के डिब्बी में लाल फास्फोरस लगा रहता है बच्चों। माचिस के डिब्बी में क्या लगा रहता है बच्चों? लाल फास्फोरस लगा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है बच्चों? तो मोमबत्ती का ज्वाला का मध्य भाग दिखाई देता है हमें पीला। कैसा दिखाई देता है बच्चों? पीला दिखाई देता है। पीला और चमकीला दिखाई देता है। पीला और चमकीला। जी, मोमबत्ती का मध्य भाग पीला और चमकीला दिखाई देता है। और मोमबत्ती का बाह्य भाग बच्चों, बाह्य भाग, मोमबत्ती का बाह्य भाग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है बच्चों। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। मोमबत्ती का बाह्य भाग कैसा दिखाई देता है बच्चों? नीला दिखाई देता है। और मोमबत्ती का आंतरिक भाग, मोमबत्ती का आंतरिक भाग कैसा दिखाई देता है बच्चों? तो मोमबत्ती का आंतरिक भाग काला दिखाई देता है, क्योंकि मोमबत्ती का कुछ अंश जो है ना कार्बन का रह जाता है बच्चों, इसलिए मोमबत्ती का आंतरिक भाग कैसा दिखाई देता है? हमें काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस ईंधन का उष्मांक सबसे अधिक होता है बच्चों? तो सबसे अधिक उष्मांक बच्चों किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। जी बच्चों, हाइड्रोजन का उष्मांक सबसे अधिक होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 8, विद्युत उपकरणों से लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? यानी विद्युत उपकरणों से लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है बच्चों? तो सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, विद्युत से, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों? CO2। क्या होता है बच्चों? CO2। और पानी यानी जल, पानी बोल लीजिए या फिर आप क्या बोल लीजिए? जल। पानी या जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो H2O। क्या होता है बच्चों? H2O। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 9, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? यानी मोमबत्ती के ज्वाला में कुल कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? तो मोमबत्ती के ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? जी, 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं बच्चों। 3 क्षेत्र। जी, 3 क्षेत्र। मोमबत्ती के ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती का सबसे बाहरी हिस्सा जो दिखाई देता है हमें बच्चों, मोमबत्ती का सबसे बाहरी हिस्सा हमें जो दिखाई देता है बच्चों, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बच्चों? नीला दिखाई देता है। नीला। मोमबत्ती का बाहरी क्षेत्र सबसे कैसा दिखाई देता है बच्चों? नीला दिखाई देता है। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है मोमबत्ती का लौ का सबसे बाहरी हिस्सा कैसा दिखाई देता है बच्चों? तो नीला दिखाई देता है। और मोमबत्ती का बच्चों बीच का हिस्सा यानी मध्य वाले भाग, यानी मोमबत्ती के मध्य वाले भाग कैसा दिखाई देता है बच्चों? तो पीला दिखाई देता है। कैसा दिखता है? पीला। पीला और चमकीला। पीला और चमकीला दिखाई देता है बच्चों। चमकीला। और मोमबत्ती का आंतरिक भाग बच्चों कैसा दिखाई देता है? तो मोमबत्ती का आंतरिक भाग
आपका काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है बच्चों। हाँ जी, कैसा दिखाई देता है बच्चों? काला दिखाई देता है। तो मोमबत्ती में कुल कितने कितने भाग होते हैं बच्चों? 3 भाग होते हैं। तो मोमबत्ती का बाहरी भाग कैसा दिखाई देता है बच्चों? तो मोमबत्ती का बाहरी भाग हमें दिखाई देता है नीला। मोमबत्ती का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है रंग में? तो पीला और चमकीला। और मोमबत्ती का आंतरिक भाग काला। जी, मोमबत्ती के कुल कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? तो 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो अपने आप जल जाता है बच्चों? तो स्वतः दहन का उदाहरण है श्वेत फास्फोरस। क्या बच्चों? श्वेत फास्फोरस स्वतः दहन का उदाहरण है। क्योंकि श्वेत फास्फोरस खुली हवा में इसलिए जल जाता है क्योंकि श्वेत फास्फोरस का जो तापमान होता है बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ जी, श्वेत फास्फोरस का तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। और हमारे वातावरण या हमारे घर का जो सामान्य तापमान होता है बच्चों, सामान्य तापमान जो होता है बच्चों, घरों का सामान्य तापमान कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसे जो है ना सामान्य तापमान पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि सामान्य तापमान पर रखने पर जो है श्वेत फास्फोरस स्वतः जल जाता है बच्चों। इसलिए हम इसे जल में डुबो कर रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन ज्वलनशील पदार्थ है? इनमें से कौन ज्वलनशील पदार्थ है बच्चों? तो थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक हो गया बच्चों। तो ज्वलनशील पदार्थ इनमें से कौन कौन है बच्चों? तो इनमें से ज्वलनशील पदार्थ आपका लकड़ी भी है, कोयला भी है और पेट्रोल भी है। हाँ, यहाँ ये पूछता है कि कौन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, तो सही आंसर इसका क्या होता? पत्थर। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हुआ बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन होता, निम्न में से कौन अज्वलनशील निम्न में से कौन अज्वलनशील पदार्थ है? निम्न में से कौन अज्वलनशील पदार्थ है बच्चों? ऐसा प्रश्न होता तो इसका आंसर होता निम्न से कौन अज्वलनशील पदार्थ है बच्चों? तो आंसर इसका होता पत्थर। क्योंकि पत्थर कभी भी नहीं जलता है बच्चों। पेट्रोल जलता है, कोयला जलता है, लकड़ी जलता है। तो बच्चों यहाँ पे पत्थर क्या आ जाएगा? अज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा। पत्थर क्या आ जाएगा? अज्वलनशील पदार्थ। और ये ज्वलनशील है, ये ज्वलनशील है, लकड़ी भी ज्वलनशील है। प्रश्न नंबर बच्चों चलते हैं 11, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है बच्चों? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वो ताप कहलाता है ज्वलन ताप। क्या कहलाता है बच्चों? ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ज्वलन ताप। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है वो ताप को कहते हैं ज्वलन ताप। और जो पदार्थ जलता है उसे कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं बच्चों। जी, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू करता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। और जो पदार्थ जलता है उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं बच्चों। हाँ, ज्वाला के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। चलिए बच्चों नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? हाँ, ये प्रश्न सही है। निम्नलिखित में से कौन अदहनशील पदार्थ है बच्चों? तो कौन नहीं जलता है? लकड़ी जलेगा, कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा, पत्थर अज्वलनशील पदार्थ है बच्चों। पत्थर अज्वलनशील पदार्थ है। पत्थर को जलाने के बाद भी ये नहीं जलता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 14 है, तेल से लगे आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है बच्चों? हाँ, तेल से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जी नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 15, दहन के लिए आवश्यक है किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है बच्चों? हवा, वायु, ऑक्सीजन। जो भी कर लीजिए जो जहाँ पे कहीं हवा नहीं होगा वहाँ पे ऑप्शन में क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम सूचित करते हैं O2 से। हाँ बच्चों, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है बच्चों? H2O होता है बच्चों। जी, ज्वाला के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 16, ईंधन के उस मान का मात्रक क्या होता है बच्चों? ईंधन के, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है बच्चों। ईंधन के उस मान का मात्रक क्या होता है बच्चों? तो कैलोरी जूल प्रति केजी। क्या होता है बच्चों? कैलोरी जूल प्रति केजी होता है। जी, ईंधन के उस मान का मात्रक क्या होता है? कैलोरी जूल प्रति केजी। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? ये बच्चों आप लोग भी जानते होंगे प्रश्न, है ना? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन ऐसा पदार्थ है जो दहनशील है? ऐसा पदार्थ जो जलता हो बच्चों। तो किरोसिन दहनशील पदार्थ है। हाँ बच्चों, किरोसिन क्या है? दहनशील। कांच कभी नहीं जलेगा, लोहा का किल भी नहीं जलेगा, सीमेंट भी नहीं जलेगा। तो इनमें से किरोसिन है जो क्या है बच्चों? दहनशील पदार्थ है। दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो कि आग लगाने पर वो आसानी से जल जाए बच्चों, वो दहनशील पदार्थ कहलाता है। जी हाँ, अदहनशील किसे कहते हैं? जो पदार्थ में आग लगाने के बाद वो नहीं जलता हो, आग का विरोध हो बच्चों, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जी बच्चों, प्रश्न नंबर 18, दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है बच्चों? तो दहन की क्रिया के लिए पदार्थ का ज्वलन ताप की प्राप्ति बहुत जरूरी है बच्चों। जिस पदार्थ में ज्वलन ताप की प्राप्ति अगर नहीं हो पाएगा तो समझिए वो पदार्थ में आग नहीं लगेगा, है ना?
तो बच्चों किसी पदार्थ को जलाने के लिए ना उसका न्यूनतम तापमान तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब अलग-अलग पदार्थ का अलग-अलग ज्वलन ताप होता है बच्चों। हाँ, जैसे आप एक पेपर ले लीजिए और आप एक लकड़ी ले लीजिए, तो पेपर और लकड़ी में से किसका ज्वलन ताप कम होगा? जो बिल्कुल आसानी से जलेगा, पेपर पेपर और लकड़ी। तो बच्चों इनमें से कौन है जो बिल्कुल आसानी से जल सकता है बच्चों? तो पेपर और पेपर बिल्कुल आसानी से जल जाएगा बच्चों, क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम होता है, कम। ज्वलन ताप क्या होता है बच्चों? कम। हाँ जी, जिनका ज्वलन ताप अधिक होता है वो बिल्कुल धीरे-धीरे जलता है, जैसे लकड़ी। लकड़ी का ज्वलन ताप क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। किसके मायने में बच्चों? तो ये होता है पेपर की तुलना में। पेपर की तुलना में लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है और पेपर का ज्वलन ताप क्या होता है बच्चों? कम होता है। जी, तो अलग-अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग-अलग होता है बच्चों। तो बच्चों दहन के लिए कम से कम पदार्थ का ज्वलन ताप प्राप्त होना बिल्कुल क्या है बच्चों? ज़रूरी है। अगर नमी वाले मौसम में किसी पदार्थ को आप जलाते हैं तो आसानी से नहीं जलता है, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे पहले गर्म करना पड़ता है पदार्थ को पहले क्या करना पड़ता है बच्चों? पदार्थ को पहले गर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, दहन की क्रिया के लिए कौन-सी शर्त आवश्यक है बच्चों? तो दहन की क्रिया के लिए आवश्यक है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति बच्चों। जी हाँ, किसी पदार्थ को अगर जलाना है तो उसके ज्वलन ताप को ज़रूर प्राप्त करना होता है बच्चों। नमी के मौसम में पदार्थ आसानी से नहीं जलता है, क्योंकि उस पदार्थ में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले पदार्थ को हम क्या करते हैं? पदार्थ को हम क्या करते हैं बच्चों? तो पदार्थ को हम गर्म करते हैं। गर्म करके उसका न्यूनतम तापमान तक पदार्थ को पहुँचाते हैं, गर्म करते हैं। उसके बाद पदार्थ में क्या पकड़ता है बच्चों? आग पकड़ता है बच्चों। हाँ, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए उस पदार्थ के न्यूनतम तापमान तक पहुँचना पड़ता है, तब वो पदार्थ बच्चों जलता है, तब उस पदार्थ में आग पकड़ता है बच्चों। जी हाँ, तो दहनशील के लिए ज़रूरी है बच्चों पदार्थ के ज्वलन ताप का प्राप्त करना बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन विस्फोट का उदाहरण है बच्चों? इनमें से कौन है जो विस्फोट का उदाहरण है? तो बच्चों लकड़ी का जलना विस्फोट नहीं होगा, तेल का जलना विस्फोट नहीं होगा, पटाखा का दहन विस्फोट है बच्चों। जी हाँ जी, जब पटाखा फूटता है बच्चों तो विस्फोट करता है बच्चों, आवाज़ करता है। तो पटाखा का दहन होना क्या होता है बच्चों? विस्फोट का उदाहरण होता है बच्चों। आइए प्रश्न नंबर 20 करते हैं। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना बच्चों मंद दहन है। लकड़ी बच्चों धीरे-धीरे जलता है बच्चों। जी हाँ, लकड़ी का जलना मंद दहन है बच्चों। हाँ, जैसे कोई पेपर लीजिए, आप पेपर मतलब जल्दी से जल जाता है, आसानी से जल जाता है बच्चों। हाँ, और विस्फोट जो होता है बच्चों, ये आपका पटाखा होता है। स्वतः दहन क्या होता है बच्चों? स्वतः दहन आपका श्वेत फास्फोरस होता है। क्या होता है बच्चों? श्वेत फास्फोरस, है ना? जी हाँ, खुली हवा में श्वेत फास्फोरस का तापमान बिल्कुल क्या होता है बच्चों? कम होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? श्वेत फास्फोरस का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह खुली हवा में बच्चों नहीं रखा जाता है। इसे सामान्य तापमान पर नहीं रखा जाता है, इसीलिए इसको जल में डुबो कर रखते हैं। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखते हैं बच्चों? श्वेत फास्फोरस कहाँ रखते हैं बच्चों? जल में रखते हैं। हाँ बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों जो देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन दाहक का पोषक है? इनमें से कौन है जो दाहक का पोषक है बच्चों? तो किसी पदार्थ को जलाने के लिए ना बच्चों ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें, यही दाहक जलाने के लिए यही मदद करता है बच्चों। किसी पदार्थ का दहन के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। इसका आइए एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं बच्चों। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन का संकेत H होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र CO2 होता है। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2। क्या होता है बच्चों? N2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों बात करेंगे, प्रश्न नंबर 22, अग्निशामक यंत्र में से किस गैस के झोंके निकलते हैं बच्चों? तो अग्निशामक यंत्र में से किस गैस के झोंके निकलते हैं? तो ये निकलते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का झोंका बच्चों। जी हाँ, अग्निशामक यंत्र से किस गैस का झोंका निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है क्या? CO2। जी हाँ, क्या होता है बच्चों? CO2। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं क्योंकि इसका ज्वलन ताप। तो श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप अभी भी हमने बताया बच्चों, इसके पहले आगे हम। तो श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखते हैं क्योंकि इसका ज्वलनताप बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण से इसे हम कहाँ डुबा कर रखते हैं बच्चों? जल में रखते हैं। हाँ जी, जल में रखते हैं, क्योंकि बाहर में रखने के बाद ये स्वतः इसमें आग पकड़ लेता है बच्चों। श्वेत फास्फोरस को बाहर में रखने पर इसमें स्वतः क्या हो बच्चों? स्वतः आग पकड़ लेता है। स्वतः आग पकड़ लेता है। जी हाँ बच्चों, इसका एक प्रश्न और भी है जी। नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा पदार्थ दाह्य पदार्थ है? इनमें से कौन पदार्थ है बच्चों जो दाह्य पदार्थ है? तो इनमें दाह्य पदार्थ कोयला है बच्चों। क्या है? कोयला ऐसा पदार्थ है जो जलता है बच्चों। लोहे का कील नहीं जलता है, कांच नहीं जलता है, पत्थर नहीं जलता है बच्चों। तो बच्चों आज का प्रश्न चैप्टर नंबर 1 का समाप्त हुआ बच्चों। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, हम आपके पास इसी तरह के कंटेंट लेकर आएंगे। तो प्रश्न नंबर 24 तक कंप्लीट हुआ बच्चों।
प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट हुआ बच्चों, और आज का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हुआ। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए बच्चों, हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे कंटेंट आपके सामने लाएँगे बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।